हेलो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरो असेसमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्थो का असेसमेंट डिटेल में देखा था। अब न्यूरो का असेसमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपको सिर्फ पूछना रहता है पेशेंट से। ओके, सिर्फ डिटेल लेना होता है। फर्स्ट, डेमोग्राफिक डेटा। इसमें पेशेंट का नेम पूछोगे फॉर आइडेंटिफिकेशन। एज पूछोगे क्योंकि कुछ एज रिलेटेड डिजीज़ होती है। तो जैसे कि सम कंडीशन रिलेटेड टू एज लाइक बर्थ इंजरी हो गई, जैसे कि अप्स पाल्सी हो गया, क्लम्पकेस पाल्सी हो गया, ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी होती है। ओके, मदर वूम में जब बेबी होता है उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे उसका हैंड पुल हो जाता है तो अप्स पाल्सी, ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या था, मतलब कुछ बर्थ रिलेटेड इंजरी होती है। तो एपिलेप्सी हो गया, सिपी हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया। फिर ओल्ड पीपल में, ओल्ड एज वाले पीपल में कौन सा होगा, स्ट्रोक देखने को मिलेगा। स्ट्रोक हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर कोई क्लॉथ हो गया है, ओके, ब्लड क्लॉथ है वो, फिर ब्रेन में जाके कोई नर्व जो ब्लॉक कर देता है उसकी वजह से स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन डिजीज़ हो गया। फिर रिड्यूस सेंसेशन हो गया, एज होने पे सेंसेशन भी रिड्यूस्ड हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। फॉल के रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड विजन भी कम हो जाता है। ओके, ओल्डर एज में जो होते हैं उनकी जो आइज़ होती है उसका विजन भी कम हो जाता है। तो इस तरह कुछ एज रिलेटेड होता है। एंड यंगर एज में एमएनडे, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो है वो यंगर एज में देखने को मिलता है, इसलिए एज पूछना रहता है क्योंकि कुछ डिजीज़ एज से रिलेटेड होती है। देन जेंडर पूछोगे। जेंडर में क्योंकि फीमेल में मल्टी स्क्लेरोसिस जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, मल्टी स्क्लेरोसिस डिजीज़ है। एंड देन मेल जो है उसमें डीएमडी, डेसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मेल में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जेंडर आपको पूछना रहेगा। देन हाइट एंड वेट पूछोगे। उसके बाद हैंड डोमिनेंस। हैंड डोमिनेंस राइटी है या लेफ्टी है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब उनकी जो एक्टिविटी होती है, आइडियल एक्टिविटी, वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा अगर वो लेफ्टी हुए तो इस तरह से राइटी या लेफ्टी ये पूछना होता है एक्टिविटी रिलेटेड। देन देखते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्या होता है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिसीज़ होता है, जैसे कि हैवी वेट उठाने वाले जो होते हैं उनको बैक पेन होने का चांसेस होता है। ठीक है, बैक पेन होता है। कई बार स्पास्टिक पैराप्लेजिया जो होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पीआईवीडी जो डिस्क है वो, अगर पीआईवीडी डिस्क है वो अगर पीछे की ओर खिसक गई तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ओके, सियाटिका देखने को मिलेगा, टिंगलिंग, नमनेस जैसे सेंसेशन आएंगे। तो इस तरह कुछ डिजीज होते हैं वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, तो ऑक्यूपेशन पूछना रहता है। देन डेट ऑफ असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेट ऑफ असेसमेंट से आप जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओगे तब आपको आइडिया आएगा कि कितना प्रोग्रेशन हुआ। तो डेट ऑफ असेसमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। देन चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में पेशेंट को पूछना है, इसमें थोड़ा चीफ कंप्लेन ऑर्थो से अलग रहेगा। पेशेंट को पेन, मसल में वीकनेस एंड सेंसरी प्रॉब्लम्स होंगे, बैलेंस प्रॉब्लम होगा, डिजीनेस। तो ये सब मतलब न्यूरो से रिलेटेड सिम्टम्स वो पेशेंट बताएगा। देन फंक्शनल लिमिटेशन,
डेली जो एक्टिविटी है उसमें कौन सी फंक्शन वो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको पूछना रहेगा, वो बताएंगे। देन अदर कंप्लेन भी होगा तो वो पेशेंट बताते हैं, वो आपको नोट डाउन करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीफ कंप्लेन मैन है, उनकी क्या कंप्लेन है वो पूछ लेना है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन अभी प्रेजेंट टाइम में कैसी है वो डिटेल में पूछना है। उसके बाद पेन हिस्ट्री जो होता है वो डिटेल में लेना है। प्रेजेंट हिस्ट्री में पेशेंट को मतलब स्ट्रोक कब आया, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का देती हूँ, और स्ट्रोक कब आया, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट ली, उन्होंने कहाँ कहाँ पे फिजियोथेरापी करवाया। ओके, वो सब डिटेल जो होगा वो सब प्रेजेंट हिस्ट्री में आएगा। उसके बाद पेन हिस्ट्री है, पेन पूरा कहाँ पे उनको पेन हो रहा है, कितने टाइम पे पेन हो रहा है, इंटेंसिटी कितनी है पेन की, नेचर ऑफ टाइप ऑफ पेन क्या है। ओके, तो ये सब आपको पेन हिस्ट्री डिटेल में लेना है। देन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में पहले कोई ब्लड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती थी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती थी, ऐसी कोई हिस्ट्री हो, और फिर उनको कब हॉस्पिटल ले जाया गया, कब एडमिट हुए, ये सब मतलब पास्ट हिस्ट्री में आता है, तो आप वो पास्ट हिस्ट्री पूछोगे। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आएगा। और इसमें कोई मेडिसिन अगर वो लेते हैं, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है या कंटिन्यू है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गया। देन यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री आएगा। पर्सनल हिस्ट्री, तो पर्सनल हिस्ट्री में आप क्या पूछोगे कि वो स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये सब उनके पर्सनल डिटेल आपको पूछना है। क्योंकि कुछ जो डिजीज़ जो स्मोक करते या टोबैको लेते, अल्कोहल लेते, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से वो ब्लड को क्लॉट कर देता है, और क्लॉट करने की वजह से नों को ब्लॉक करता है। तो इस तरह से ये अफेक्ट करता है, तो आपको पर्सनल हिस्ट्री पूछना है। देन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, टाइप ए एंड टाइप बी, वो मैंने बताया था। तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी, तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी ए या बी है, वो आपको लिखना है। देन इकोनॉमिकल हिस्ट्री। इकोनॉमिकल हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट के इसमें पूछना है कि कंडीशन कैसी है, पुअर है, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है वो मतलब ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, तो वो एक्सपेंस कर पाते हैं वो सब, या फिर उनको और भी जो सुविधाएं होती है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड अभी नया निकला है, तो इस तरह से उनको अवेयर करवा सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल हिस्ट्री होता है, ये लेना होता है। दैन फंक्शनल हिस्ट्री। फंक्शनल हिस्ट्री में वो कौन कौन सा फंक्शन अभी कर पाते हैं, कौन सी एक्टिविटी उनको मतलब अभी वो कर पाते हैं एक्टिविटी, और कौन सी नहीं कर पाते हैं, तो वो फंक्शनल हिस्ट्री में आपको लिखना है। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ठीक है, तो किस टाइप का वर्क करते हैं, उसकी इंटेंसिटी ड्यूरेशन कितना है, अभी वो कौन सा वर्क कर पाते हैं, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आपको डिटेल में लेना है। देन एक फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में क्या लोगे आप, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में कोई
ऐसा जेनेटिकली होता है कई बार, जैसे कि मेल को डीएमडी है, ओके, मेल में जैसे कि डीएमडी है तो वो मदर और फादर का जो आने वाला बेबी होगा, अगर वो सन है तो उसको भी डीएमडी होने के चांसेस है। पार्किंसन डिजीज़ जो होता है वो भी जेनेटिकली मतलब रिसर्च में देखा गया है कि एक कंटिन्यू मतलब फैमिली में ही वो ट्रांसफ़र होता रहता है। देन बहुत सारी डिजीज़ है जो जेनेटिकली होता है, तो फैमिली हिस्ट्री जैसे कि डायबिटीज़ है, ओके, तो ये सब आपको पूछना है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में आएगा वो। अब एजुकेशनल हिस्ट्री देखते हैं। एजुकेशनल हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो वो मतलब ये कंडीशन को, डिजीज़ को, कंडीशन को एंड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो एजुकेशनल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। देन एनवायरमेंटल हिस्ट्री लेना है, जिसमें वो उनका जो घर है, ओके, हाउस एंड वर्किंग एरिया है वो कैसे एरिया में है, वहाँ पे जो सरफेस है वो इवन सरफेस है या अनइवन सरफेसेस है, उनका जो हाउस है उसमें स्टेयर है, तो स्टेयर होगा तो वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ द बैरियर हुआ स्ट्रोक पेशेंट के लिए या फिर पार्किंसन पेशेंट के लिए, क्योंकि पैराप्लेजिया पेशेंट के लिए, क्योंकि वो स्टेयर है तो उनको चढ़ के जाना पड़ेगा जो उनके लिए डिफ़िकल्टी होगा। तो जो एक्टिविटी में डिफ़िकल्ट ये करे तो उसे बैरियर कहा जाता है। तो ऐसा कोई होम एंड एरिया जहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो ऐसे कोई बैरियर्स हो तो वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आएगा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो पेशेंट जब आएंगे तो उनका मोड ऑफ एम्बुलेशन आपको ऑब्जर्व करना है। एम्बुलेशन का मतलब है जो वॉकिंग करते हैं उस टाइम पे किस तरह से वो वॉक करके आते हैं, तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उनका मोड ऑफ एम्बुलेशन डिपेंडेंट है। मतलब डिपेंडेंट का मतलब है किसी पे डिपेंड है, किसी का मतलब हाथ पकड़ के आ रहे हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, वॉकर से आ रहे हैं या स्टिक लेके आ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब खुद ही वॉक करके आ रहे हैं विदाउट सपोर्टेड। टाइप ऑफ गेट कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। टाइप ऑफ गेट में मतलब हेमिप्लेजिक गेट है या सर्कमडक्शन गेट है या टेंडरबर्ग गेट है, तो ये सब एबनॉर्मल गेट में आएंगे। तो टाइप ऑफ गेट यहाँ पे लिखना है, या फुट ड्रॉप गेट है वो सब। देन बॉडी बिल्ट लिखोगे, इक्टो है या मिसोमॉर्फिक है या एंडोमॉर्फिक है। इक्टोमॉर्फिक यानी थीन, मिसोमॉर्फिक यानी नॉर्मल, एंड देन एंडोमॉर्फिक यानी ओबेस। तो इस तरह से बॉडी बिल्ट आपको देख के लिखना है। मोड ऑफ वेंटिलेशन, मोड ऑफ वेंटिलेशन जो होता है आईसीयू में ऑक्सीजन लाइन लगा है या आईवी लाइन लगा है, वो सब आपको देख के यहाँ पे मोड ऑफ वेंटिलेशन का लिखना है। देन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लिखना है, थोरेको एब्डोमिनो है या एब्डोमिनो थोरेसिक है, किस टाइप का रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे लिखोगे। देन पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है वो आप ऑब्जर्व करके लिखोगे। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों में लिखना होता है। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब यानी जैसे कि एक में फुट ड्रॉप है तो ओके, एक लेग में फुट ड्रॉप है तो क्या रहेगा, एक लेग प्लांटर फ्लेक्स में रहेगा। तो आप देखोगे तो एक फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्स में है, तो वो क्या हुआ, एटीट्यूड ऑफ लिम्ब हुआ कि प्लांटर फ्लेक्सन ऑफ द वन फुट। देन अगर कोई सिनर्जी है जैसे कि हैंड फ्लेक्सन में ही रहता है तो वो भी एटीट्यूड ऑफ लिम्ब हुआ। तो इस तरह से आपको एटीट्यूड ऑफ लिम्ब देख के लिखना है। देन पोस्चर लिखोगे, पोस्चर जो है वो 3 व्यू में, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू एंड साइड व्यू में लोगे, एंड हेड तो फीट तक पूरा ऑब्जर्व करोगे। और कोई काइफोसिस, स्कोलियोसिस या लॉर्डोसिस ऐसा कोई मतलब पोस्चर में जो भी दिखे आपको, फॉरवर्ड हेड है, ओके, नी फ्लेक्स्ड है या एल्बो फ्लेक्स्ड में रहता है, तो वो सब पोस्चर ऑब्जर्व करके आपको लिखना है।
देन एक्सटर्नल अप्लायंस। एक्सटर्नल अप्लायंस में कोई स्प्लिन है, आईवी लाइन है, ड्रेनेज ट्यूब है, कैथेटर है, अगर इसमें से कोई भी मतलब एक्सटर्नल अप्लायंस दिखे तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। देन डिफॉर्मिटीज़ ऑब्जर्व करोगे, कोई डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि क्लो हैंड हो गया, कर्ली टूल्स हो गए, तो इस तरह के कोई अगर डिफॉर्मिटी दिखे तो आपको डिफॉर्मिटीज़ लिखनी है। टॉपिकल चेंजेस। टॉपिकल चेंजेस में स्किन ऑब्जर्व करोगे, ड्राई स्केली है या शाइनी है। देन वुंड एंड स्कार, कोई वुंड तो नहीं है, वुंड है तो हील है या अनहील है वो देखोगे। स्कार देखोगे, स्कार कहाँ पे है, वो भी हील है या अनहील है, तो ये यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। देन एडिमा। एडिमा देखोगे, लेग में एडिमा है या हैंड में एडिमा है या फेस पे एडिमा है, तो अगर एडिमा हुआ तो वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखना है। तो ये था ऑब्जर्वेशन पार्ट, हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन पार्ट डिटेल में देखा। अब ऑन पाल्पेशन। पाल्पेशन में आप इसमें पाल्पेट करके हमने जो ऑब्जर्व किया है उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, पाल्पेट करके देखते हैं। तो पाल्पेशन वाले पार्ट में आपको पाल्पेट करके देखना होता है। वार्मथ देखोगे, इसकी जो स्किन होती है वो कूल है या फिर हाई टेम्परेचर है, ओके, वार्म है या कूल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन टोन देखोगे, टोन है वो नॉर्मल है या फ्लैबी है या स्टिफ है वो लिखोगे। देन शोल्डर लाइन चेक करोगे, शोल्डर लाइन पे आप चेक करोगे तो स्ट्रोक जो पेशेंट होते हैं मसल वीकनेस होने की वजह से सबलक्सेशन देखने को मिलता है, और बहुत सी ऐसी न्यूरो की कंडीशन जिसमें शोल्डर जो होता है सबलक्सेट देखने को मिलता है, तो वो आपको वहाँ पे पाल्पेट करके देखना है शोल्डर लाइन में। टेक्सचर ऑफ स्किन देखोगे, टर्न करके ड्राई स्केली या शाइनी है। देन टेंडरनेस। टेंडरनेस के 4 ग्रेड होते हैं, तो वो आप 4 ग्रेड में से उनको पाल्पेट करके प्रेस करके वहाँ पे टेंडरनेस चेक करोगे, उसमें से कौन सा ग्रेड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन स्पाजम। स्पाजम जो है कौन से मसल में स्पाजम है वो आपको पाल्पेट करके देख के अच्छे से फिर यहाँ पे लिखना है। एडिमा देखोगे, पेटेड है या नॉन पेटेड है, वो पेटेड मतलब ऐसे उसमें प्रेस करोगे जहाँ पे एडिमा है, अगर वहाँ पे गड्ढा रह जाता है, ओके, गड्ढा जैसा रह जाता है तो उसका मतलब है ये पेटेड एडिमा है। नॉन पेटेड में मतलब कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो नॉन पेटेड हो गया। देन मसल वास्टिंग देखोगे, मसल वास्टिंग ज़्यादातर न्यूरो की कंडीशन में मसल वास्टिंग देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई जो होता है वो कट हो जाता है, मसल की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, बेड रिडन पेशेंट हो जाता है, तो मसल वास्टिंग देखने को मिलता है। फिर पेन असेसमेंट इसमें डिटेल में लोगे तो ऑनसेट, पेन कब शुरू हुआ वो ऑनसेट, कौन सी साइड में है, राइट है या लेफ्ट है, साइट लिखोगे किस लोकेशन पर है। ये साइट लिखने के लिए बॉडी चार्ट भी आप बता सकते हो, तो वो बताएंगे यहाँ पे उनको पेन है। देन टाइप, किस टाइप का पेन है, डल एज है या फिर वो प्रिक सुई की तरह चुभता है, इस तरह प्रिकिंग सेंसेशन है, तो वो आप पूछोगे किस टाइप का उनको पेन हो रहा है। देन नेचर ऑफ पेन। नेचर ऑफ पेन में आप पूछोगे कब उनका पेन जो होता है वो कब इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ उनका पेन इंक्रीज़ होता है, रात को होता है, दिन में होता है पेन इंक्रीज़, इस तरह से नेचर ऑफ पेन पूछोगे कि किस टाइप का पेन है। उसके बाद अग्रावेटिंग फैक्टर, ऐसा कौन सा मतलब एक्टिविटी वो करते हैं जिससे उनका पेन इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो अग्रावेटिंग फैक्टर में आएगा। एंड देन ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जिससे उनका पेन रिड्यूस होता है, तो वो रिलीविंग फैक्टर में आएगा।
इंटेंसिटी ऑफ पेन जानने के लिए वास स्केल उनको दिखाना है, उनको समझाना है। 0 से लेके 10 तक ये स्केल है। 0 मतलब नो पेन, ओके, देन 10 मतलब मैक्सिमम पेन। तो 0 से उनको 10 तक बताना है, उनको कितना पेन है तो वो बताएंगे, 5 है या 7 है, जो भी हो वो बताएंगे। तो ये वास स्केल हो गया। इंटेंसिटी ऑफ पेन इससे पता चलेगा। देखो इस तरह से ये बॉडी चार्ट था। ये बॉडी चार्ट बता के आपको एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली आपको पूछना होता है। इसमें वो बताएंगे पेशेंट को हमको इस एरिया में पेन रहता है। ऑन एग्जामिनेशन में, अब एग्जामिनेशन जो पार्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। ओके, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है ऑर्थो के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें न्यूरो रिलेटेड सब चेक करना रहता है। तो फर्स्ट वाइटल्स देखोगे, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट देखोगे। वाइटल्स चेक करना है फर्स्ट। देन आएगा हायर मेंटल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो हायर मेंटल फंक्शन टेस्ट में बिहेवियर देखोगे पेशेंट का, किस टाइप का उनका बिहेवियर है, कोऑपरेट करते हैं या कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो आप उनका बिहेवियर देखोगे। इमोशनल स्टेटस देखना है, डिप्रेशन में रहते हैं, काम रहते हैं या फियरफुल रहते हैं, तो उनका इमोशनल स्टेटस कैसे हैं वो आप एग्जामिन करके लिखोगे। ओरिएंटेशन, उनको टाइम पूछना है, प्लेस पूछना है, पर्सन, यानी ओरिएंटेशन यानी ओरिएंटेड है कि नहीं है अभी, जैसे कि टाइम, अभी कितना टाइम हो रहा है तो वो बताएंगे। प्लेस पूछना है कि आप कौन सी जगह पे आए हो, आप कौन सी जगह पे रहते हो। फिर आप मतलब पर्सन में मतलब किसको जानते हो, फैमिली में मेंबर्स के नेम पूछना है। तो इस तरह से ओरिएंटेशन, वो ओरिएंटेड है कि नहीं है, इसके लिए ये इस तरह से पूछना रहता है। देन मेमोरी पूछना होता है, जिसमें इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट आता है। इमीडिएट यानी अभी कोई वर्ड बोला तो उनको पूछना है कि अभी कौन सा वर्ड बोला आपने। फिर रिसेंट का मतलब 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जैसे कि खाना खाया हो तो उनसे पूछना है कि 5 मिनट पहले आपने क्या खाया, तो उनको रिसेंट याद रहता है। एंड रिमोट यानी उनकी अगर मैरिज हुए तो मैरिज हिस्ट्री या इस तरह से कोई भी स्कूल की हिस्ट्री, इस तरह से पूछना है, जिसे रिमोट मेमोरी कहते हैं, लॉन्ग टर्म वाली। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस तरह से मेमोरी याद रहता है कि नहीं रहता है, उनको ये पूछना है। कैलकुलेशन, उनको गिनती, कुछ नॉर्मल सम्स देने हैं, गिनती देनी है, जिससे वो कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि 2 + 2 4 होता है, तो इस तरह से उनको कैलकुलेशन नॉर्मल क्वेश्चन देना है, जिससे वो सॉल्व आउट करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देन कॉग्निटिव एबिलिटी में वो उनका कॉग्निशन जो लेवल है वो कैसा है, वो आपको देखना होता है। देन कॉग्निटिव, ये जो एबिलिटी है, ये कॉग्निशन एबिलिटी होता है, जिसमें इसके बारे में देखने वाले थे। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है कि जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, स्किल होता है, ठीक है, पेशेंट में स्किल होगा, जो जजमेंट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ओके, सोच पाते हैं, तो ये सब क्या होता है, लर्न कुछ सीख पाते हैं, तो ये सब कॉग्निटिव एबिलिटी में आता है कि स्किल कैसी है उनकी। सोशल में मतलब सोशल रिलेशन है, जैसे कि बातचीत करना किसी से, तो वो सब कैसा है, उनका स्किल कैसा है, वो कॉग्निटिव एबिलिटी में आता है। देन विजुअल स्पेशियल असेसमेंट में विजुअल स्पेशियल जो असेसमेंट है, जिसमें यूनिलेटरल निगलेक्ट करते हैं, वो देखना होता है। मतलब देखो स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है ना, उसमें वो क्या होता है, यूनिलेटरल निगलेक्ट देखने को मिलेगा। वो क्या करते हैं, अपना हाफ एंड बॉडी जो पैरालिसिस हो गया है, तो उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, निगलेक्ट करते हैं।
उनको लगता ही नहीं है कि उनका ये हाफ बॉडी है इस साइड का। तो इस तरह से इसे यूनिलेटरल निग्लेक्ट होता है, वो देखना है, वो एग्जामिन करना है आपको। फिर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन देखोगे, वो जो ऊपर यूनिलेटरल जो निगलेक्ट है वो कैसे आप चेक करोगे। पेशेंट को वॉच देना है घड़ी इस तरह से बनाने के लिए। इसमें आपको जो नंबर होते हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है, और उनको सेम कहना है कि इस तरह से लिखे। तो वो क्या करेंगे, हाफ साइड लिखेंगे, हाफ साइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको इस साइड का ऑब्जर्व होता है, इस साइड का वो नहीं देख पाते हैं या इस साइड का निगलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से यूनिलेटरल निगलेक्ट करते हैं, तो वो आपको एग्जामिन करके इस तरह से लिखना है। फिर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन डिटेल में एग्जामिन करोगे। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं तो उसमें क्रेनियल नर्व जो है 1 से 12 तक, फर्स्ट से 12 तक 12 क्रेनियल नर्व का एग्जामिन डिटेल में लोगे। मैंने इस पे वीडियो बनाया है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन वाला, वो आप वीडियो देख सकते हो कि किस तरह क्रेनियल नर्व का एग्जामिन किया जाता है। तो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन डिटेल में लेना है। उसके बाद सेंसरी एग्जामिनेशन लोगे, जिसमें सुपरफिशियल सेंसेशन हो गया वो चेक करना है आपको। इसके लिए आपको कॉटन, पेन वो सब रेडी रखना है सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए, जो इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद आप सुपरफिशियल सेंसेशन फर्स्ट चेक करोगे, जिसमें पेन, टच एंड टेम्परेचर आता है। पेन थोड़ा मतलब ऐसे प्रेस करोगे तो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको पेन पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। टच करने पे उनको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। आइज़ क्लोज करके उनको ये सब चेक करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रही है, इसलिए आइज़ क्लोज करवा के ये चेक करना है। देन टेम्परेचर चेक करोगे। उसके बाद टेम्परेचर चेक कैसे करोगे, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। उसके बाद उनको टच करना है कि उनको गर्म एंड ठंडा जो है उसमें टेम्परेचर में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। उस तरह से आप टेम्परेचर चेक करोगे। डिप सेंसेशन, उसके बाद डिप सेंसेशन आता है जिसमें पोजीशन चेक, पोजीशन उनको बताना है कि पोजीशन वो इस तरह से उनको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। जैसे कि हैंड फ्लैक्स में रख रहे हो, मतलब हैंड उनका बैंड रखा है तो उनको पता चल रहा है कि उनका हैंड कौन सी पोजीशन में है। उसके बाद प्रेस करके उनको प्रेशर देना है, जिससे उनको पता चलेगा कि वो डीप प्रेशर देना होता है, तो उनको ये पता चल रहा है। मूवमेंट जो करते हैं, जैसे कि हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट उनको पता चल रही है। उसके बाद वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क से आप वाइब्रेट करके बोनी एरिया पे रखोगे और पूछोगे उनको वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो ये सब डीप सेंसेशन में आएगा। फिर कॉर्टिकल सेंसेशन चेक करोगे, जिसमें 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें इस तरह से इक्विपमेंट होता है, ओके, जिसे कैलिपर्स कहते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आइज़ क्लोज करवा के उनके एंटीरियर सरफेस पे या पोस्टीरियर सरफेस पे रखोगे, ओके। और उनसे पूछोगे कि उनको पूछोगे कि आपको पता चल रहा है कि हमने कहाँ पे पॉइंट रखा है, ओके। आइज़ क्लोज करवा के रखना है, जिससे वो बताएंगे कि उनको हाथ पे रखा है, फिंगर पे रखा है, ओके, फोर आर्म पे एंटीरियर पार्ट में रखा है या पीछे रखा है या फुट में रखा है, कौन सी फिंगर पे रखा है। तो इस तरह से 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता है, जिसमें उनको आइज़ क्लोज करवा के पूछना होता है। उसके बाद स्टेरियोग्नोसिस, इसमें कैसे चेक करते हैं। स्टेरियोग्नोसिस में पेशेंट से पूछते हैं, ठीक है,
आइज़ क्लोज करके दोनों हैंड में ऑब्जेक्ट दे देते हैं और उसको पहले सब फेमिलियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, रबर हुआ, सॉफ्टनर हुआ, ओके, ये सब उनको बता के फिर उनको आइज़ क्लोज करवा के इसमें से कोई भी एक रबर या पेंसिल उनको दे के पूछना है कि आपके हैंड में क्या है, तो वो बताएंगे पेन है। तो इस तरह से स्टेरियोग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ग्राफिस्थेसिया हो गया। ग्राफिस्थेसिया में क्या होगा, पेशेंट की हैंड पे आप नंबर लिखोगे, 8 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, या फिर बैक वाला एरिया होता है वो बड़ा होता है तो वहाँ पे भी आप बैक में 8, 6, 4 जो भी नंबर है आप लिखोगे और उनसे पूछने का कि कौन सा नंबर लिखा, तो उसे ग्राफिस्थेसिया कहते हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। फिर टैक्टाइल लोकलाइजेशन होता है जिसमें आइज़ क्लोज करवा के उनको एक पॉइंट पे आप टच कर रहे हो तो उनको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है कहाँ पे आप टच कर रहे हो, फिंगर में टच कर रहे हो, थर्ड फिंगर में, फोर्थ फिंगर में, एल्बो पर, शोल्डर पर कहाँ पे टच किया वो बताएंगे, तो उसे टैक्टाइल लोकलाइजेशन कहते हैं। दैन बेरोग्नोसिस। बेरोग्नोसिस में क्या होता है, पेशेंट के आइज़ क्लोज करवा के दोनों हैंड में आपको एक लाइट वेट एंड एक हैवी वेट वाला ऑब्जेक्ट देना है। वो वेट पता कर पाते हैं कि नहीं, कौन से हाथ में लाइट वेट है एंड कौन से हाथ में, तो इस तरह से बेरोग्नोसिस, वेट जो पता कर पाए तो उसे बेरोग्नोसिस कहते हैं। ये आपको इसी तरह से चेक करना होता है, सिमिलर जैसे कि 2 कॉइन ले लिया, एक 1 कॉइन भारी है, 1 कॉइन जैसे कि 5 का ले लिया, 1 का ले लिया, तो 5 वाला हैवी रहेगा, तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर पाए थे, इसे बेरोग्नोसिस कहते हैं। देन मोटर एग्जामिनेशन में आप देखोगे, मसल टोन चेक करोगे, नॉर्मल है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। अगर स्पास्टिक जो केस होते हैं उसमें हाइपरटोनिक टोन देखने को मिलता है, फ्लैसिड केस में हाइपोटोनिक टोन होगा। इसमें ग्रेड भी आते हैं टोन के, मसल टोन मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप चेक कर सकते हो। देन नॉर्मल होगा तो नॉर्मल लिखोगे, इस तरह से मसल टोन चेक करके आपको लिखना है। उसके बाद मॉडिफाइड एशवर्थ ग्रेडिंग स्केल जो होता है स्पास्टिसिटी के लिए होता है, तो कौन सा ग्रेड का स्पास्टिसिटी है वो चेक करने के लिए मॉडिफाइड एशवर्थ ग्रेडिंग स्केल लोगे। ब्रोनोस्ट्रॉम वॉलेंट्री ग्रेडिंग लोगे, जिसमें क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल है या नहीं है उसके लिए ये ब्रोनोस्ट्रॉम का वॉलेंट्री ग्रेडिंग वाला स्केल लेके आप उसको चेक करोगे। रेंज ऑफ मोशन चेक करना है, एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे, पूरे सभी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन लेना है, दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड का लेना है। एमएमटी लोगे दोनों साइड, ठीक है। मसल जो मैनुअल मसल पावर जो टेस्टिंग है, मैनुअल मसल टेस्टिंग एमएमटी वो लेना है। उसमें भी ग्रेड होते हैं, 0 से 5 ग्रेड होते हैं, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी मसल्स की मसल पावर लिखे एमएमटी यहाँ पे लिखोगे। देन रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एंड डीप रिफ्लेक्स दोनों चेक करना है और यहाँ पे लिखना है। बैलेंस रिफ्लेक्स पे मैंने वीडियो बनाया ही है, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। बैलेंस टेस्ट, बैलेंस में स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों टेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस लिखना है। फिर मसल टाइटनेस चेक करोगे, मसल कौन कौन सा मसल टाइट है वो आप चेक करके यहाँ पे एग्जामिन करके यहाँ पे लिखोगे। लिम्ब मेजरमेंट लिखना है। लिम्ब मेजरमेंट में क्या करोगे आप, लिम्ब मेजरमेंट होता है जिसमें आप देखोगे लिम्ब लेंथ, ओके, लिम्ब लेंथ ट्रू अपेरेंट दोनों लिखोगे, पहले की स्क्वायरिंग देखोगे। उसके बाद गर्थ मेजरमेंट, सरकमफेरेंस जो होता है गर्थ मेजरमेंट में वो लेना है, जिससे मसल वास्टिंग हुई हो, एट्रोफी हुआ हो तो वो पता चलेगा, एडिमा या स्वेलिंग हो तो वो भी पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिम्ब मेजरमेंट करना है। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन टेस्ट।
कोऑर्डिनेशन टेस्ट में इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम दोनों ही टेस्ट लेना है। इक्विलिब्रियम में स्टैंडिंग हो गया, वन लेग स्टैंडिंग हो गया, इस तरह से इक्विलिब्रियम टेस्ट में आएगा। नॉन इक्विलिब्रियम ने ये नोज टू फिंगर, फिंगर टू नोज, ओके, अल्टरनेट सुपिनेशन, प्रोनेशन, हील टू सीन, ये सब नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट आएगा। इस पर भी वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन टेस्ट लेना होता है। अगर सेरेब्रल अटेक्सिया हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। पार्किंसन डिजीज में कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन टेस्ट लेना होता है। गेट का एग्जामिनेशन आप डिटेल में लोगे। गेट में आप उनका जो फुट फ्लैट है, स्टेप लेंथ है कितनी है, वो सब आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। गेट का असेसमेंट डिटेल में लेना होता है, जिसमें आप स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, फुट एंकल टो आउट ऑफ एंगल जो होता है वो, ये सब आप चेक करोगे। क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज होता है इसमें स्टेप लेंथ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ओके। तो इस तरह से गेट एग्जामिन करना है। उसके बाद आप स्केल देखोगे, फीम स्केल लोगे। फीम स्केल यानी जो फंक्शनल स्केल था, ओके, फंक्शनल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट स्केल होता है, वो आप लोगे, जिससे उनको वो डेली एक्टिविटी कितना कर पाते हैं, उनका फंक्शन कितना मतलब अफेक्ट है, वो आपको इससे पता चलेगा फीम स्केल से। फिर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल होता है, वो भी आप ले सकते हो, जिससे उनका जो बिहेवियर एंड मेंटल स्टेटस कैसा है वो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल से पता चलता है। और जो बहुत सारे स्केल है, बैलेंस स्केल के लिए बैलेंस स्केल भी है, बर्ग बैलेंस स्केल, वो भी ले सकते हो। तो इस तरह से जितना स्केल चाहो वो आप लेके यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आएगा स्केल ले लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में उनके पास एमआरआई या एक्सरे हो तो उसमें, या फिर कोई ब्लड रिपोर्ट है तो वो आप उसमें देख के यहाँ पे अच्छे से रीड करके यहाँ पे लिखना है आपको। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेस्ट करोगे, उसके बाद डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस आएगा। इस तरह से टोटल आपको लिखना है। जो फाइनल आपका डायग्नोसिस होगा, एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है, एंड यहाँ पे फिजियो का डायग्नोसिस लिखना होता है, ओके। तो अब आएगा प्रॉब्लम लिस्ट। आपने जो सब किया, ओके, पूरा असेसमेंट लिया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम लिस्ट बनाना है। देन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो प्लान बनाना है कि कौन सा आप शॉर्ट टर्म गोल्स में जल्दी रिलीज़ करना चाहोगे। नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन होता है, पेन रिलीफ करना होता है, प्रॉपर मसल प्रॉपर्टी मेंटेन रखना होता है, तो वो सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स में उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना, वॉकिंग जैसे टास्क मतलब पूरा करना, तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स में आएगा। तो इस तरह से आपको पूरा ही असेसमेंट डिटेल में लेना है, सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में ही रखना है, जिससे जल्दी ही सारे इक्विपमेंट जल्दी अपने पास रखोगे तो जल्दी असेसमेंट आप ये पूरा कर पाओगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी असेसमेंट है, डिटेल में होता है ऑर्थो के कंपैरिजन में। तो ये था पूरा न्यूरो का असेसमेंट। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।